हेलो स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेके आया क्लास 12 केमिस्ट्री के पहला चैप्टर सॉल्यूशन से। तो जिसका नाम है सॉल्युबिलिटी। तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, सीबीएसई एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाते हैं। तो आ, हम शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी से। इससे पहले सॉल्युबिलिटी से रिलेटेड जो जितने भी कंसेप्ट है, मोलरिटी, मोलिलिटी, पीपीएम, मोल फ्रैक्शंस, तो ये सब आपको कारगिल डिजिटल स्टूडियो के प्लेटफॉर्म में मिल जाएंगे। तो इसलिए मैंने वो रिपीट नहीं किया। तो हम शुरू करते हैं, चलिए, सॉल्युबिलिटी से। तो इसमें हम समझेंगे कि एक्चुअली सॉल्युबिलिटी क्या है, और सेकेंडली सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड। फिर इसके बाद उसके अंदर फैक्टर्स हम पढ़ेंगे कि सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड सॉल्यूट इन लिक्विड किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करता है। फिर इसके बाद हम सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन लिक्विड, किसी गैस एज ए सॉल्यूट, और जब वो सॉल्वेंट में, किसी सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व करेंगे तो किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा। फिर उसी में हम हेनरीज लॉ और उसके एप्लीकेशंस हम डिस्कस करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं सॉल्युबिलिटी से। तो सॉल्युबिलिटीज को समझने से पहले हम एक थोड़ा सा छोटा सा एक कंसेप्ट हम सीखेंगे, दैट इज सॉल्यूशन। तो आई होप दैट यू ऑल नो अबाउट द कंसेप्ट ऑफ सॉल्यूशन। हम छोटे क्लासों से ये पढ़ते आ रहे हैं कि सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, दो या दो से ज़्यादा कंपोनेंट का, जहाँ पे हम दो चीज़ों को या दो से ज़्यादा चीज़ों को आपस में डिसॉल्व करते हैं, लेकिन वो कंपोनेंट जो है यूनिफॉर्मली मिक्स होता है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। तो अगर हम 12 की बात करें, 12 क्लास में आपका जो सॉल्यूशन है वहाँ की हम बात करें, तो आपके सिलेबस में बाइनरी सॉल्यूशन की बात की हुई है। तो बाइनरी सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट होगा, दैट इज सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो आपको पता है सॉल्यूट जो सिंपल अगर हम लैंग्वेज में कहें, सॉल्यूट माइनर क्वांटिटी में जो कंपोनेंट होगा वो सॉल्यूट होगा, और मेजर क्वांटिटी में तो जो चीज़ होगा दैट इज सॉल्वेंट। जैसे वाटर, वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, और सॉल्यूट जैसे NaCl, हम चीनी को जब हम मिलाते हैं, चीनी उसमें क्या होगा, सॉल्यूट होगा, और वाटर जो है वो क्या होगा, सॉल्वेंट होगा। तो ये दोनों एक बाइनरी, ये एक बाइनरी सॉल्यूशन फॉर्म करेंगे जब दो कंपोनेंट वहां पे होगा। फिर सेकेंडली हम मेन अपने टॉपिक पे आते हैं, सॉल्युबिलिटी पे। तो सॉल्युबिलिटी क्या है? इट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ सॉल्यूट, maximum number of solute that can be dissolved in a particular solvent at a particular temperature। एक फिक्स टेम्परेचर पे हम मैक्सिमम कितने अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को एक सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर सकते हैं। आई होप आप समझ चुके हैं कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कितना मैक्सिमम अमाउंट सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट, ताकि वो एक सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाए, तक बनने तक। तो दैट इज द एक्चुअल कंसेप्ट कि मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन अ सॉल्वेंट एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये कंसेप्ट रहा सॉल्युबिलिटी का। देन हम सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड, जो आपका नेक्स्ट पार्ट है, वो हम पढ़ेंगे।
तो देखो बेटा, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन ए लिक्विड मतलब सॉल्यूट क्या हो, सॉलिड हो, और सॉल्वेंट जो है वो अगर लिक्विड हो, यानी हम ये इस तरह से भी कह सकते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉल्यूट इन लिक्विड या सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो देखो बेटा कि हर जो सॉल्यूट है किसी भी सॉल्वेंट में वो डिसॉल्व नहीं होगा, यानी कोई भी चीज हमने उठाया एज ए सॉल्यूट और किसी भी चीज में सॉल्वेंट में हमने उसको डिसॉल्व करने की कोशिश किया तो वो हर जगह ऐसा नहीं होने वाला है। जैसे आपका एक, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं NaCl लेता हूं तो वो उसको मैं किसी बेंजीन में हम डिसॉल्व करेंगे तो वो नहीं होगा, या कार्बन टेट्राक्लोराइड है या एंथ्रासीन है उसको मैं या पेट्रोल हम की बात हम करते हैं उसको हम पानी में डिसॉल्व करेंगे तो वो नहीं होगा। तो वहां पे हमारे पास अब जाके हमारे पास क्या आता है, फैक्टर्स आते हैं कि किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा। तो यहाँ पे पहली बात नेचर पे डिपेंड करेगा, नेचर पे डिपेंड करेगा कि आपका एक कंसेप्ट है कि लाइक डिसॉल्व लाइक, कि पोलर जो है वो पोलर में डिसॉल्व होगा, नॉन पोलर जो है वो नॉन पोलर में डिसॉल्व होगा। जैसे आपका NaCl जो है, सॉल्ट जो है, सॉल्ट जो है पानी में डिसॉल्व होता है, और जो आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड जो है वो बेंजीन में जो है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व होगा, या बेंजीन जो है वो एंथ्रासीन में डिसॉल्व होगा। तो इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे लाइक डिसॉल्व लाइक, यहाँ पे NaCl और H2O दोनों पोलर है, पोलर पोलर में डिसॉल्व हुआ, यहाँ पे ये दोनों क्या है, नॉन पोलर है, नॉन पोलर में डिसॉल्व हुआ। दैट इज द मेन कंसेप्ट। ठीक है बेटा। तो सेकेंडली जब आप एक सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं, जैसे जैसे आप सॉल्यूट की मात्रा को आप बढ़ाते हैं या उसकी जो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है, कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है। तो ये जो सॉल्यूट को जब आपने सॉल्वेंट में मिक्स किया तो सॉल्यूशन बना, इसी को हम डिसोल्यूशन बोलेंगे, इसी को हम क्या बोलेंगे, डिसोल्यूशन बोलेंगे। तो जब सेकेंडली जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ जाता है तो वहां पे सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में कोलिजन होगा, और जो सॉल्यूट के जो पार्टिकल्स है वो सेपरेट और अलग हो जाएंगे, तो उसे हम क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। जब सॉल्यूट सॉल्वेंट में मिल जाएंगे दैट इज डिसोल्यूशन, सॉल्यूशन बनेंगे। अब उसी सॉल्यूशन में जो सॉलिड पार्टिकल्स की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो वहां पे कोलिजन होगा, जिसकी वजह से जो सॉल्यूट पार्टिकल्स है वो सेपरेट आउट हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। वहां पे आपका आता है क्रिस्टलाइजेशन का फिनोमिना। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जब आप जो मात्रा, जितना सॉल्यूट जो है वो यानी सेपरेट आउट होंगे, उतना सॉल्यूट अगर डिसॉल्व होंगे, मींस डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन के बीच में वहां पे एक बराबरी आता है, दैट इज वहां पे इक्विलिब्रियम आता है, दैट इज इनको हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलते हैं। क्योंकि डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसलिए क्योंकि अगर 100 मोल्स ऑफ अगर सॉल्यूट जो है वो डिसॉल्व हुआ तो उतना ही 100 मोल्स ऑफ जो सॉल्यूट है वो सेपरेट आउट हो रहा है, तो वहां पे इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट करता है, दैट इज डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ओके, फिर
एक और कंसेप्ट यहाँ पे आपको पता होगा कि हर सॉल्वेंट का अपना एक कैपेसिटी होता है कि कितने सॉल्यूट को वो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट को अपने अंदर डिसॉल्व कर सकता है। तो जब हम किसी भी कंटेनर में जिसमें हमने वाटर रखा है तो हम क्या करेंगे, इसमें NaCl डिसॉल्व करेंगे। एक टाइम ऐसा आता है कि वो फर्दर वहाँ पे NaCl डिसॉल्व नहीं होगा, यानी वो उस सॉल्वेंट की कैपेसिटी है कि वो 10 ग्राम ही जो है वो क्या करेंगे, या फॉर एग्जांपल सॉल्ट को डिसॉल्व कर पाएंगे। तो फर्दर जब आप वो डिसॉल्व नहीं कर पाएंगे तो उस सॉल्यूशन को जहाँ पे नो मोर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन नॉट बी डिसॉल्व, उस सॉल्यूशन को हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलते हैं। नो मोर ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व इन दैट पर्टिकुलर सॉल्वेंट। जब तक हो पाएंगे तब तक तो हम अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन बोल सकते हैं। चलिए बेटा, नेक्स्ट हम मेनली फैक्टर्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि किन किन फैक्टर्स पे ये हमारा solubility ऑफ सॉलिड इन लिक्विड डिपेंड करता है। तो फैक्टर्स, तो सबसे पहला फैक्टर हमारा टेम्परेचर हम पढ़ेंगे। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड, कि हम सॉल्यूट जो है वो सॉलिड लेंगे और किसी लिक्विड में हम जब इसको डिसॉल्व करने जाएंगे तो वहां पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी बताया कि यहाँ पे मैंने वाटर डाला, फिर यहाँ पे NaCl यानी सॉल्ट मैंने डाला, तो सॉल्ट और पानी को जब हम डिसॉल्व करेंगे वहां पे अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा सॉल्युबिलिटी पे, क्या सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा, क्या सॉल्युबिलिटी घटेगा, या वही रहेंगे, या नो इफेक्ट होगा, तो वो हम जानने की कोशिश करेंगे। तो देखो बेटा, टेम्परेचर की इफेक्ट के लिए हमें ये देखना होगा कि जब हम डिसोल्यूशन करेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का, सॉल्यूट और सॉल्वेंट की जो डिसोल्यूशन है वो क्या है, वो जो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या वो इंडोथर्मिक है। वो एक्सोथर्मिक है या वो इंडोथर्मिक है। तो देखिए, अगर वो जो डिसोल्यूशन का जो वो प्रोसेस है अगर वो एक्सोथर्मिक है, यानी हीट जो है वो सिस्टम दे रहा है, रिलीज कर रहा है, इवॉल्व कर रहा है, जब आपका ये डिसोल्यूशन हो रहा है अगर तो ये हीट रिलीज कर रहा है यानी वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस हुआ, तो यहां से आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर हम पढ़ रहे हैं, टेम्परेचर अगर हम बढ़ा रहे हैं तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगा, डिक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी क्या होगा, डिक्रीज होगा। If exothermic solubility will decrease, ये आप याद रखेंगे। अगर ये सॉलिड और सॉल्वेंट आपस में डिसॉल्व होंगे तो इफ अगर वो प्रोसेस इंडोथर्मिक है यानी इंडोथर्मिक हीट एब्जॉर्ब करेगा, हीट अगर एब्जॉर्ब करता है इस प्रोसेस के दौरान, तब तो टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा। तो
इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर आपने समझा कि किसी भी सॉलिड सॉल्यूट को जब हम पानी में या लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे, वहां पे अब अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो उस वक्त हमें दो चीजों का ध्यान रखना है कि वो डिसोल्यूशन प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। अगर तो ये एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी जो है वो कम हो जाएगा। अगर तो ये इंडोथर्मिक है तब जो है आपका सॉल्युबिलिटी जो है वो इंक्रीज होगा ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर के बढ़ाने से। ओके बेटा। देन प्रेशर का क्या इफेक्ट है कि सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट ऑन द लिक्विड, प्रेशर का क्या इफेक्ट है वो हम देखेंगे। देखो बेटा, हमें एक्चुअली डिसोल्यूशन में क्या करना है, होता है कि जो आपका सॉल्वेंट है जैसे पानी के मॉलिक्यूल्स हैं फॉर एग्जांपल, तो उसमें हम NaCl डालेंगे तो NaCl के मॉलिक्यूल जो है वो कहाँ जाते हैं, पानी के मॉलिक्यूल्स की जो स्पेसिस है उनको ऑक्युपाई करते हैं। तो अगर जो सॉल्यूट है वो सॉलिड है, जैसे हम यहाँ इसकी बात कर रहे हैं, तो जो सॉलिड है वो उसके ऊपर अगर हम प्रेशर लगाएंगे तो वो प्रेशर का ज्यादा इफेक्ट उनके ऊपर नहीं पड़ता है, यानी इनकम्प्रेसिबल। तो यहां पे भी यही है कि जब आप एक सॉलिड सॉल्यूट को किसी सॉल्वेंट में, लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो उस सॉलिड सॉल्यूट पे जो कि एक सॉलिड है उसके कारण वहां पे प्रेशर जो है वो उसके ऊपर इतना हाईली, यानी कंप्रेस ऑलरेडी है, वो फर्दर आप इतना कंप्रेस नहीं कर सकते, तो उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता सॉल्युबिलिटी पे। तो देयर इज नो मच इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन द सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड सॉल्यूट इन द लिक्विड। ये हमें पता होना चाहिए, जानकारी होना चाहिए। तो मेनली है आपका टेम्परेचर पे। फिर इसके बाद एक चीज मैंने पहले ही बताया, नेचर पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट सॉल्वेंट, नेचर ऑफ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट। तो वो मैंने पहले ही बताया कि देखिए, अगर आपका सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों अगर पोलर है, इफ बोथ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट आर पोलर, वो डिसॉल्व होगा, जैसे NaCl इन वाटर। अगर बोथ द सॉल्यूट एंड द सॉल्वेंट आर नॉन पोलर, तब भी डिसॉल्व होगा, क्योंकि दोनों का नेचर जो है वो सेम है। लाइक डिसॉल्व लाइक का मैंने पहले ही आपको बता दिया। तो ये एग्जांपल है, एग्जांपल ऑफ NaCl प्लस वाटर। फिर इसके बाद आपका यहाँ पे आपका CCl4 और बेंजीन, ये आपस में डिसॉल्व होगा। ओके बेटा, तो 3 फैक्टर्स है सॉल्युबिलिटी ऑफ ए सॉलिड इन लिक्विड का। 3 कारण हमने जाना। सबसे पहले थोड़ा सा हम रिवाइज करेंगे। तो सबसे पहले हमने क्या समझा कि सॉल्युबिलिटी दैट इज कि कितना मैक्सिमम अमाउंट, कितना अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एक पर्टिकुलर सॉल्वेंट में हम डिसॉल्व कर सकते हैं एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर, ये आपने जाना। फिर इसके बाद पहला हमने सॉल्युबिलिटी में देखा कि ये जो आपका सॉलिड जो सॉल्यूट है वो अगर हम किसी लिक्विड में डिसॉल्व करेंगे तो किन किन फैक्टर्स पे, किन किन कारण पे वो डिपेंड करता है। वहां पे 3 फैक्टर्स आपका आता है। सबसे पहला हमने टेम्परेचर, प्रेशर और नेचर। मेनली टेम्परेचर का है, तो टेम्परेचर का क्या फैक्टर है, क्या रीजन रहता है या क्या असर रहता है, अगर हम उसकी बात करें तो हमने क्या कहा कि टेम्परेचर का अगर आप इफेक्ट लिखने जाओगे
तो आपको ये जानना है कि वो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, यानी सॉलिड और सॉल्वेंट को आपने मिलाया, तो वो क्या है, वो प्रोसेस एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। अगर तो ये एक्सोथर्मिक है तब तो टेम्परेचर के बढ़ाने से वो जो सॉल्युबिलिटी है वो डिक्रीज होगा, ये एक पॉइंट। फिर अगर वो इंडोथर्मिक है तब तो वो डिक्रीज होगा, ये हमने इंडोथर्मिक है तो सॉरी सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगा, ये हमने जाना। फिर प्रेशर का इतना इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड सॉल्यूट पे। ओके, फिर नेचर का हमने पढ़ा। These are all about the solubility factors on the solubility of solid in liquid. Solid in liquid. Next beta, B part. Solubility of a gas in liquid. Solubility of a gas in liquid. तो इसमें कि हमारा जो सॉल्वेंट है वो लिक्विड है और हमें क्या करना है, गैस के मॉलिक्यूल को, गैस के सॉल्यूट को, अगर गैस हमारा सॉल्यूट हो तो वो अगर किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व होगा तो वहां पे किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करेंगे। जैसे हमें क्या करना है, जैसे वाटर में O2 को हमें या N2 को, उनको हमें अगर डिसॉल्व करना है तो वहां पे किन किन फैक्टर्स पे वो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से क्या होगा, उस सोल्युबिलिटी ऑफ गैस पे का प्रेशर बढ़ाने से क्या होगा, वो हमें देखना है। तो उसके लिए सोल्युबिलिटी ऑफ गैस इन ए लिक्विड, उसके लिए हेनरी ने अपना लॉ दिया सबसे पहले, तो वो है हमारा हेनरीज लॉ के नाम से, आपके एनसीईआरटी में अच्छी तरह से दिया हुआ है। हेनरी साहब क्या कहता है कि कोई भी गैस कितना सोल्यूबल होगा वो डिपेंड करेगा कि उस गैस की जो पार्शियल प्रेशर है वो कितना है। यानी कहने का मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उस गैस की पार्शियल प्रेशर पे। यानी द सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस, हम कह सकते हैं कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इन ए लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट above the solvent और above the solution। ऑलरेडी सॉल्यूशन अगर बना होगा तो उसके ऊपर और गैस होगा तो सॉल्यूशन को कह सकते हैं, या अगर नहीं बना होगा तो गैस वहां पे मौजूद होंगे, तो उसमें से जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा है वो गैस उस लिक्विड में ज्यादा सोल्यूबल होगा। मतलब मसलन ए है, बी है, 3 गैस है हमारे पास, O2 हो सकता है, N2 हो सकता है, हीलियम हो सकता है। तो जिस गैस का प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस, उस गैस के मॉलिक्यूल्स अच्छी तरह से या ज्यादा पैमाने पे वो ज्यादा डिसॉल्व होगा उस लिक्विड में। तो इसलिए यहाँ पे अलग अलग गैस हो सकते हैं, इसलिए पार्शियल प्रेशर यहाँ पे टर्म दिया, क्योंकि अलग अलग गैस हो सकता है तो इसके अपना एक फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर हो सकता है, इसका अपना एक फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर हो सकता है, इसका अपना एक फ्रैक्शन ऑफ प्रेशर हो सकता है। तो पार्शियल प्रेशर यहाँ पे टर्म दिया है। तो हम लिख सकते हैं कि हेनरी लॉ को हम लिख सकते हैं कि द solubility of the gas is
directly proportional to the partial pressure of the gas present above the solvent or solution. Solubility of the gas डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस पे, यानी जितना पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा उतना सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा होगा उस गैस की। जिस गैस का पार्शियल प्रेशर ज्यादा होगा वो गैस ज्यादा आपका सोल्यूबल होगा। ये हेनरीज लॉ का कहना है। सेकेंडली, और वो जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर is directly proportional to the mole fraction of the gas. Sorry for the handwriting. मैं कोशिश कर रहा हूं अच्छी तरह से लिखने की। तो जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा होगा किसी भी गैस का, उसका पार्शियल प्रेशर जो है वो ज्यादा होगा। तो इस तरह से भी हम कह सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, ये भी कह सकते हैं। तो यहां से हम एक P is directly proportional to the mole fraction of the gas. जितना मोल फ्रैक्शन ज्यादा उतना पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस ज्यादा। तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आता है जो क्या है, हेनरी कांस्टेंट। Kh is the Henry constant, ये आपको याद रखना है, हेनरी कांस्टेंट। तो यहां से अगर हम बात करें तो Kh अगर हम निकालेंगे तो वो इस तरह से आएगा, पार्शियल प्रेशर ओवर द मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस, Kh इज इक्वल टू। तो यहां से हम एक चीज और निकाल सकते हैं कि जो आपका KH है वो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर, एंड टेम्परेचर और सॉल्युबिलिटी का जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। ये आप देख सकते हैं KH और टेम्परेचर का, जितना KH की वैल्यू ज्यादा होगा उतना टेम्परेचर ज्यादा होगा, या जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना KH की जो वैल्यू है बार में वो ज्यादा होगा, और जितना टेम्परेचर को हम बढ़ाएंगे उतना सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगा, कम होगा। तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर का हम जैसे पढ़ने वाले हैं तो वो यहाँ पे आ गया। तो ये आपका हेनरी लॉ है। तो दो चीज हमने यहां से क्या पढ़ा, जितना मोल फ्रैक्शन
ज़्यादा होगा उतना पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा, और जितना आपका पार्शियल प्रेशर ज़्यादा होगा उतना आपका सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होगा। तो ये टर्म यहाँ पे है। तो यहाँ पे देखिए आप केज और मोल फ्रैक्शन का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल फैक्टर है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको निकल के आता है। फिर नेक्स्ट यहाँ पे टेम्परेचर का, प्रेशर का हमने अभी तक पढ़ा, टेम्परेचर का भी हमने यहां से देखा कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। प्रेशर जितना बढ़ाएंगे उतना ज्यादा सॉल्युबिलिटी, प्रेशर का तो हमने देख लिया। फिर टेम्परेचर जितना बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी उतना ही कम होगा। जितना टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे उतना सॉल्युबिलिटी कम होगा। इसलिए जो एक्वेटिक लाइफ है, फिश वगैरह पानी में जो रहने वाले, तो वो कोल्ड वाटर में ज़्यादा कंफर्टेबल है एज कम्पेयर टू वार्म वाटर या हॉट वाटर में। क्योंकि पानी का जब टेम्परेचर बढ़ेंगे तो वहाँ पे जो ऑक्सीजन है, हमें पता है कि जो एक्वेटिक लाइफ है या फिश वगैरह है, वो अपने बॉडी के अंदर डिजॉल्व ऑक्सीजन को वो क्या करते हैं, लेते हैं, इनहेल करते हैं। तो उन्हें उसको क्या चाहिए, उनको पानी में जो ऑक्सीजन है वो अच्छी तरह से डिजॉल्व होना चाहिए, और वो जो ऑक्सीजन जो गैस है वो यानी कम टेम्परेचर पे, जितना टेम्परेचर कम होगा वो अच्छी तरह से डिजॉल्व होता है। वो हमने अभी पढ़ा, जितना कम टेम्परेचर होगा पानी का उतना ऑक्सीजन अच्छी तरह से वहाँ पे डिजॉल्व होगा, और वो उसको डिजॉल्व ऑक्सीजन जो है वो एक्वेटिक लाइफ या फिश को आसानी से मिल जाएंगे। तो दे आर मोर कंफर्टेबल, एक्वेटिक लाइफ आर मोर कंफर्टेबल इन द कोल्ड वाटर देन इन द वार्म वाटर, क्योंकि वो यहाँ से हमने देखा, क्योंकि सॉल्युबिलिटी जो है गैस की वो टेम्परेचर के बढ़ाने से वो कम हो रहा है। ओके बेटा, तो टेम्परेचर और प्रेशर का यहाँ पे हमने ये इसमें ये देखा, ठीक। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड का प्रेशर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ रहा है, टेम्परेचर के बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस कम हो रहा है। उसमें हमने हेनरीज लॉ पढ़ा। फिर इसके बाद उसका एप्लीकेशन, हेनरी ने जो कहा कि भाई जितना आप पार्शियल प्रेशर बढ़ाएंगे किसी भी लिक्विड में गैस को डिसॉल्व करने के लिए, तो वो उसका जो एप्लीकेशन है या उसका जो यूज है वो कई जगहों पर इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहला, जो आपका ड्रिंक्स होते हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स या सोडा वगैरह, तो उसमें क्या करते हैं, जो गैस है उसको काफ़ी प्रेशर के साथ उसमें डाला जाता है, उसके साथ उसके बाद उसको सील किया जाता है, ताकि वो जो गैस है उस लिक्विड में अच्छी तरह से क्या हो जाए, डिसॉल्व हो जाए। सेकेंडली आपका जो डाइवर्स है, गोताखोर होते हैं, वो पानी के अंदर काफ़ी अंदर तक जाते हैं, तो वहाँ पे प्रेशर बढ़ने के कारण जो है आपका वहाँ पे गैस भी जो है वो अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाता है नसों में। अब जब वो बाहर आने लगते हैं तो वहाँ पे प्रेशर डिक्रीज होने के कारण वो जो गैस का जो वहाँ पे बबल्स बनने लगते हैं, जिसकी वजह से उनके कैपिलरीज में, मसल्स में वो गैस बबल्स बनने के कारण वहाँ एक कंडीशन आ जाता है जिसको हम बेंड बोलते हैं। बेंड ब्लॉक होने के कगार पर आ जाता है, हो सकता है, तो उसको हम बैंड, उस चीज़ को, उस बैंड को की जो प्रॉब्लम है उससे बचने के लिए वो क्या करते हैं, अपने साथ एक टैंक लेते हैं जिसमें वो हीलियम 11%, फिर इसके बाद नाइट्रोजन जो है 56% नाइट्रोजन उस टैंक में होते हैं, फिर ऑक्सीजन जो है 32% उसमें होते हैं, ताकि उस प्रॉब्लम से वो बच जाए, ठीक है, टू अवॉइड द टॉक्सिक कंडीशन। फिर इसके बाद हमें पता है जो हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन जो है उसके ऊपर जो है प्रेशर
कम होने के कारण, जैसे जैसे आप हाई एल्टीट्यूड पे जाते हैं जो प्रेशर है वो कम होते हैं, या एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हम बात कर सकते हैं, तो वहाँ पे वो कम होने के कारण आपका जो ब्लड्स और टिश्यूज़ में वो ऑक्सीजन जो है कम डिज़ोल्व होते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे एक कंडीशन आ जाता है एनोक्सिया। एनोक्सिया करके एक कंडीशन आ जाता है, जिसकी वजह से ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होता है। फिर इसके बाद डेजीनेस फील करते हैं। तो ये आपका यहाँ पे एप्लीकेशन हमने पढ़ा, और उसमें क्या क्या कंडीशन आ सकते हैं वो हमने आपको दिखाया।